देखते हैं, लास्ट क्लास जाते जाते मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये वाला हो गया था आप लोगों का एग्जाम्पल्स में से, और ये वाला आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर में देखो क्या बोला हुआ है, ये कह रहा है कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। तो इसमें समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है आपसे कि बाहर आपके पास में ABCD एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के अंदर सपोज करो कि सारे एंगल्स का अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, इन दोनों का ऐसे किया, इन दोनों एंगल का ऐसे किया, तो करने के बाद में एक छोटा सा अजीबोगरीब क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बनेगा सारे बाइसेक्टर्स को यूज करके। और आपको फाइनली प्रूव करना है कि ये जो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर है मेरे ख्याल? लिखिए, लेट गिवन लिखिएगा पहले, लेट ABCD be a let ABCD be a parallelogram, let ABCD be a parallelogram, full stop। आगे लिखो, let AP comma BP comma CS comma DQ, let AP comma BP comma CS comma DQ are angle bisectors, full stop। फिर लिखो, to prove PQRS is a parallelogram, sorry, PQRS is a rectangle, ठीक है। फिर लिखो प्रूफ के लिए 2 मिनट पहले बोर्ड की तरफ देखो एक बार और थोड़ा सोचना अच्छे से। हाँ, मैं ऐसी हेल्प के लिए अगर इस वाले पार्ट को 1, इस वाले पार्ट को 2, इस वाले पार्ट को 3, इसको 4, इसको मान लो कि 5, इसको मान लो कि 6, इस तरीके से मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि सिंस CS, DQ, AP, BP ये सब लोग एंगल बाइसेक्टर हैं, तो क्लियरली आई कैन से कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। एक बार लिखना मत, हाँ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, एंगल 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? क्लियर? इसके बाद में मैं क्या बोलूँगा, देखो कि पहले ना हम इन दोनों पे फोकस करते हैं। ABCD पैरेललोग्राम था, मेरे ख्याल में AC लाइन और BD लाइन आपस में क्या रहेगा, पैरेलल। और इसको यदि आप एज अ ट्रांसवर्सल ट्रीट करते हो तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल का पोजीशन कैसा है, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आई कैन से कि ओके लोग, कंप्लीट एंगल C प्लस कंप्लीट एंगल D मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। C को अगर आप तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और D को ब्रेक करते हो तो आई थिंक एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। अगेन सिंस आई नो कि 1 और 2 आपस में इक्वल है एंड 5 एंड 6 दे आर आल्सो इक्वल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल सेव एंगल 2, ठीक है, एंड आई विल मेक दीज टू टुगेदर 2 टाइम्स ऑफ एंगल। कर सकते हैं, एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल है, तो वहां से मैं सोच रहा हूँ कि 5 को बचा लेता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इनमें से आप 2 कॉमन ले, तो अंदर आपके पास आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप ये 2 शिफ्ट कर देते हो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू आई थिंक 180 अपॉन 2, और काट दोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। यहाँ फिर से मार्क कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4, इसको हम कह रहे थे 5 6, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 अल्टीमेटली इक्वल्स टू क्या मिल गया हम लोग को, 90 डिग्री। ये आई होप समझ में आ रहा हो। फिर इसके बाद हम एक ट्राइंगल पे फोकस करेंगे जिसका नाम है RCD। इस वाले सिचुएशन RCD ट्राइंगल में आई कैन सी के लोग एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल R, ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल 2 और एंगल 5 मिला के कितना रखा है आप, 90। इसको आप अगर बिठा देते हो यहाँ पे तो 90 प्लस एंगल R का आंसर कितना आ गया आपका, बोलो मेरे ख्याल में 180, और अल्टीमेटली एंगल R का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। समझ में आ रहा हो?
ठीक है। जिस टाइप के सिचुएशन में एंगल आर बैठा हुआ है, सेम काम ना आप इधर से भी कर सकते थे। देखो कि ये एंगल इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है, और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलाया कितना होना चाहिए 180। तो फिर से वही ड्रामा, लास्ट में आपको मिलता है कि एंगल 4, तो इसको मैं कुछ बोल देता तो इन दोनों का सम कितना आ जाता 90। और फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एग्जैक्टली सेम वे में हम प्रूव कर पाते हैं कि एंगल पी का वैल्यू भी कितना होगा 90। तो उसको हम दोबारा लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर कह देंगे कि लोग सिमिलरली 1 हो जाएगा 90, बताओ एंगल P इज इक्वल्स टू आई थिंक 90। ये समझ में आया? ठीक है, काम यहाँ खत्म नहीं होता है आपका, क्योंकि आपको तो रेक्टेंगल बनाना है इसको। तो इससे आपको एंगल R और एंगल P का तो पता चल गया। अब आपको बात करना है थोड़ा सा एंगल S के लिए। तो एंगल S के लिए भी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से सोचना इस चीज को भी, कि फिर से ये वाला साइड पैरेलल है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होगा 180, क्योंकि को इंटीरियर है। अब मैं अगर वैल्यूज लिखना स्टार्ट करूं तो आई विल से कि लोग एंगल A प्लस एंगल C मिला के पूरा एंगल कितना होना चाहिए 180। ए को ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो आई थिंक 3 + 4, और C को ब्रेक करोगे तो मेरे ख्याल में 1 + 2 इज इक्वल्स टू 180। फिर से पिछले बार वाला ये आर्ग्यूमेंट देखोगे कि 1 2 इक्वल है, 3 4 इक्वल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि S पे अटैक करूंगा, तो इसलिए 3 को बचाने में फायदा है। तो इन दोनों को हटा के वी कैन चेंज इट बाय 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और इन दोनों को हटा के सिंस इस ट्राइंगल का बात करना है तो 1 को बचाने में फायदा होगा, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 180 डिग्री चलेगा। फिर इन दोनों में से आप एक काम करो कि 2 कॉमन ले लो, और आपके पास बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। सॉल्व करने पे एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना 180। यहाँ से एंगल 180/2 और कट के यहाँ पर कितना आ गया 90। सो यहीं से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया 90। ठीक है, अब इसी चीज को फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत अगर यूज करें तो देखो हमको क्या मिलेगा। एक ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग ACS। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर में देखो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा एक बार के लिए x मार्क कर देता हूँ ऐसे, तो 1 + 3 + x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180। 1 और 3 का सम कितना आया था आपका 90 प्लस x इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 180। 90 को वहां शिफ्ट कर दो तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फिर से 90। और ये x जो है ये टू बी ऑनेस्ट PQRS क्वाड्रिलेटरल का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज करो कि इस चीज को मतलब इस सिचुएशन को ढंग से देखते हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा एक दूसरे से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो उस हिसाब से वो वाला भी कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। तो x अगर 90 है तो हम कह सकते हैं कि एंगल PSR इज इक्वल्स टू x, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से कि एंगल PSR इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके 90। ठीक है, और ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो एंगल PSR का सिचुएशन और एंगल PQR का सिचुएशन जो है वो एक ही टाइप का है। जैसा ट्राइंगल इस तरफ एंगल S के साथ बन रहा है वैसा ही ट्राइंगल उस तरफ एंगल Q के साथ बन रहा है। तो अगर अल्टीमेटली मेरे को एंगल PSR का वैल्यू 90 मिला है तो अल्टीमेटली एंगल PQR का वैल्यू भी कितना मिलेगा मेरे को 90। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला कि PQRS के अंदर में सारा का सारा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस चीज से क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल होगा, सोच के देखो एक बार। मतलब वैसे हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ इस पे भी। हम तो टेक्निकली वैसे जानते हैं ना कि पहले मान लो कि पैरेललोग्राम होगा, फिर पैरेललोग्राम से हम 90 प्रूव करेंगे तब वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है ना, हाँ पैरेललोग्राम में ना, लेकिन अभी तो PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ ही नहीं, वो तो करना ही है हम लोग को। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा भटक रहे हो आप। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो जब दोनों पेयर के लिए आप प्रूफ कर दोगे उसके बाद कह सकते हो। गॉट इट। तो ये दोनों 90 आने से काम नहीं बनेगा, हमको तो चारों 90 दिखाना है और चारों 90 के बाद में ही वही सब बात बोलेंगे हम। ठीक है, हाँ हाँ, उसके बाद कह सकते हैं, उसके पहले नहीं कह सकते।
चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, चारों को 90 प्रूव करना तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में कि आराम से आप क्या है कि पेयर वाइज एंगल पे अटैक करो और फिर क्या है कि आप सारे एंगल्स को 90 डिग्री तो प्रूव कर सकते हो। तो आपका एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, सारा का सारा क्या हो गया यहाँ पर 90। ठीक है, अब 90 होने के बाद में देखो प्रोटोकॉल तो ये बोलता था कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट यू नीड टू प्रूव कि इट इज अ पैरेललोग्राम, देन यू नीड टू प्रूव कि एंगल्स आर 90 डिग्री एंड देन यू कैन से कि ओके इट इज अ रेक्टेंगल। लेकिन इसमें क्या है कि हम वो पैरेललोग्राम वाला काम पहले जो है वो नहीं कर पा रहे थे, तो सारा खोज खुजा के हमको ये मिला कि ठीक है इसके अंदर में सारा एंगल्स का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। अब हमारा आर्ग्यूमेंट ऐसा होगा देखो कि अच्छा ठीक है सब लोग यदि 90 डिग्री है इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स का वैल्यू क्या है, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल। अब सबको 90 डिग्री तो प्रूफ कर दिया ना इसके अंदर, तो इसके बाद में तो मैं ये बोल ही सकता हूँ कि ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसके अंदर में आने वाले सारे ऑपोजिट एंगल्स का वैल्यू कैसा है, इक्वल। और हमको ये भी एक प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स को आप इक्वल शो कर देते हो तो वो क्वाड्रिलेटरल इमीडिएटली क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट सबको 90 करने के बाद ये होगा कि सिंस इन दिस क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम, and since the angles are exactly how much 90 degree, therefore this parallelogram is also a rectangle। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और चारों आपको 90 डिग्री प्रूव करना ही पड़ेगा, बिना चारों प्रूफ किए आप नहीं कुछ क्लेम कर सकते, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में, रिपीट करूं कि हो जाएगा, ठीक है। लिखो फिर, कहां तक लिखना हो गया ये बताओ, प्रूफ से स्टार्ट करना है ना, ठीक। लिखो प्रूफ में क्लियरली angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4, angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4 and angle 5 equals to angle 6। ओवरऑल इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4 and angle 5 is equals to angle 6, ठीक है। अब लिखो अगेन angle C plus angle D, angle C plus angle D is equals to 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, यहां बोर्ड से कॉपी कर लो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। दिस एम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लो, so angle 2 plus angle 5 is equals to 180। नीचे लिखो therefore angle 2 plus angle 5 is equals to 90। नीचे लिखो now in triangle RCD we have angle 2 plus angle 5 plus angle R is equals to 180, angle 2 plus angle 5 plus angle R is equals to 180। This implies 90 plus angle R is equals to 180, 90 plus angle R is equals to 180। This implies angle R is equals to 90, angle R equals to 90। अच्छा, जहां ये वाला लिखा है कि 90 plus R equals to 180, यहां आप रीजन दे दो प्रूव्ड, कुछ इक्वेशन तो मार्क नहीं किए, प्रूव्ड, ठीक है। इसके आगे लिखो सिमिलरली we can show that angle P is equals to 90 degree। Similarly we can show that angle P is equals to 90 degree, ठीक है। आगे लिखो again angle C plus angle A, again angle C plus angle A या angle A plus angle C is equals to 180। साइड में रीजन दे देना को इंटीरियर एंगल्स। This implies angle 3 plus angle 4 plus angle 1 plus angle 2 is equals to 180, angle 3 plus angle 4 plus angle 1 plus angle 2 is equals to 180, ठीक है। This implies twice angle 3 plus twice angle 1 is equals to 180। यहाँ रीजन दे सकते हो from
twice angle 3 plus twice angle 1 is equals to 180 from 1. This implies 2 common, angle 3 plus angle 1, angle 3 plus angle 1 is equals to 180, is equals to 180 upon 2. Angle 3 plus angle 1 is equals to 180 upon 2. 2 और 180 काट दो, this is equals to 90. Therefore, angle 3 plus angle 1 is equals to 90. इसके आगे लिखो अगेन, इन ट्राइंगल ACS, इन ट्राइंगल ACS, इन ट्राइंगल ACS we have, in triangle ACS we have angle 1 plus angle 3 plus x is equals to 180. Angle 1 plus angle 3 plus x is equals to 180. This implies 90 plus x is equals to 180. इसके भी साइड में चाहो तो लिख दो proved. ठीक है, नीचे लिखो this implies x equals to 90. नीचे लिखो अगेन, angle PSR, angle PSR is equals to x. रीजन देना vertically opposite angles. Angle PSR is equals to x. Reason will be vertically opposite angles. नीचे लिखो therefore angle PSR, angle PSR is equals to 90 degree. Angle PSR is equals to 90 degree. ठीक है, नीचे लिखो similarly, similarly angle PQR, angle PQR is equals to 90 degree. नीचे लिखो hence in quadrilateral PQRS, in quadrilateral PQRS we have angle P is equals to angle R and angle S is equals to angle Q, क्योंकि सबका सब तो 90 डिग्री ही हो गए. ठीक है, नीचे लिखो hence it is a क्या हो जाएगा अभी के लिए पैरेललोग्राम. hence it is a पैरेललोग्राम. नीचे लिखो also the angles are value wise कितना है ये लोग 90 डिग्री. hence also the angles are 90 degree. hence it is a rectangle. hence it is a rectangle. ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, पढ़ो इसको. देखो, इसको अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा ना एक प्रॉपर्टी है जो मैं चाहता हूं कि रिमाइंड करा दूं आप लोगों को. ट्राइंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है क्या आप लोग को? ऐसा कुछ होता था, सुना हुआ है? क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बताओ. सपोज करो कि ऐसा कुछ फोटो एक मैं बना देता हूँ. ठीक है, मान लो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंड लेट्स से ये पॉइंट डी हो गया. तो पहले तो ये बताओ कि इस फोटो के हिसाब से आप एक्सटीरियर एंगल किसको बोल सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल, बोलो ACD. वेरी गुड. इसके साथ वाला इसका दोस्त इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल हो सकता है जो बिल्कुल इसके बगल में हो? ACB. तो इसका बात नहीं करना है आप. ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल से जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जो दो एंगल ट्राइंगल के अंदर है और इस एक्सटीरियर एंगल से दूर दूर है, इस एंगल का वैल्यू उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. बेसिक आइडिया ये है. जैसे इसको तो आपने बोला है कि एंगल ACD इससे चिपका हुआ है ट्राइंगल का एंगल C, तो उसका बात नहीं करना है. एंगल ACD विल बी इक्वल टू ट्राइंगल का एंगल A और प्लस ट्राइंगल का एंगल B. देखो ये समझ में आएगा. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. पहले सुन लो अच्छे से, फिर लिखवा दो. ये कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल्स टू AC. यहाँ डायग्राम में भी दिखा हुआ है कि AB इज इक्वल्स टू AC. उसके चक्कर में होगा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल. मतलब ये गिवन टाइप्स है हम लोग के लिए पहले से. उसके आगे बोल रहा है कि AD बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल PAC. अभी PAC किधर है उसको देखो. PAC ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल,
ठीक है ना, पीएसी मतलब ये पूरा, ठीक। और एडी जो लाइन है वो उस एंगल का क्या है, उस एंगल का वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी कि ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा इक्वल होना चाहिए। देखो ये वाला चीज विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फिर से देख लो अच्छे से कि एक्सटीरियर एंगल किधर है, ट्राइंगल इधर है, ट्राइंगल की इस साइड को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया, तो ये हो गया आपका ओवरऑल एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल को ये वाला लाइन एडी क्वेश्चन के हिसाब से बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। आगे एक और चीज बोला हुआ हम लोग कि सी डी इज पैरेलल विथ ए बी, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। और इस सिचुएशन में हमको दो छोटा छोटा बात प्रूव करना है। पहला एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी है और दूसरा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले इनको ढूंढो कि ये लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। डी ए सी, तो मेरे ख्याल में डी ए सी इस वाले एंगल का बात चल रहा है, ठीक है। और दूसरा आदमी कौन है, बी सी ए, तो बी सी ए यानी कि इस वाले एंगल का बात चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो मेरे को ये प्रूव करना है, देखो क्या, कि दिस एंगल इज इक्वल विथ दिस एंगल, ये प्रूव कर। एंड सेकंड आई नीड टू प्रूव कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो सेकंड पार्ट इज वेरी इजी, पहले फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा फोकस करते हैं। अगेन बाय लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू टेल मी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल कौन है, वैसे तो नाम भी दिया हुआ उसका पीएसी, इज दैट ओके? ओके, सो एंगल पीएसी जो मैंने आपको यहाँ सिखाया, यहाँ दिखाया, उसके हिसाब से व्हाट डू यू फील कि पीएसी का वैल्यू ट्राइंगल की कौन से दो एंगल के इक्वल होना चाहिए? आपकी सहायता के लिए ना मैं ये काम करता हूँ, हाँ आप देखना कि मैं ये एक्सटर्नल पार्ट जितना है ना, इसको एक बार गायब कर देता हूँ, शायद आप ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाओ। ये ट्राइंगल है आपका, सोचो, देखो दिख रहा है, ये ट्राइंगल है आपका। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, पीएसी। अब पीएसी किस किस एंगल के सम के इक्वल होगा इस फोटो के हिसाब से सोचो। मेरे ख्याल में एबीसी और एसीबी, सही कह रहा हूँ? चलो लिखते हैं थोड़ा सा। तो पीएसी इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये चलो कॉम्प्लिकेटेड कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। एबीसी प्लस एंगल एसीबी के इक्वल होना चाहिए, मानते हो? चलेगा पक्का? अभी पीएसी को डू यू थिंक कि इस फोटोग्राफ के हिसाब से किसी दो एंगल के सम में आप ब्रेक कर सकते हो? सोच लो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल एंगल, राइट? तो वो इसके और इसके सम में ब्रेक डाउन हो सकता है। क्या आ जाएगा बताओ? लेफ्ट में एंगल पी ए डी प्लस एंगल क्या, सी ए डी, या मैं डी ए सी प्रेफर करूंगा, एक ही बात चलेगा। अच्छा, इन लोग दोनों के बारे में भी आई हैव सम इंफॉर्मेशन कि दे आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में शुरू में ही बोला हुआ। प्रूफ में आपको किसका चेहरा दिख रहा है, एबीसी का कि एसीबी का? मेरे ख्याल में बीसीए और एसीबी तो सेम ही चीज है, ठीक है ना। बीसीए इस एंगल का बात चल रहा है और एसीबी में भी मैं उसी एंगल का बात कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ मुझे दिख रहा है कि अच्छा प्रूफ में ना मेरे को इसका चेहरा चाहिए हो, ठीक है ना। और मेरे को पता है कि ये लोग दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो मैं इसको उससे रिप्लेस कर सकता हूँ या उसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। किसको रोक के रखना है मेरे को, एसीबी को, तो मैं उसी को रोकूंगा, है ना। एंड आई विल मेक इट जिससे दे आर इक्वल। तो इसको भी लिख देता हूँ एसीबी और उसको तो रहने ही दो एसीबी, चलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन सीज कि एडी जो है वो इस पूरे एंगल का क्या था, बाइसेक्टर। तो इसके वजह से ये ऊपर का एंगल और ये नीचे का एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। फिर से आप अपने प्रूफ को देख लो कि प्रूफ में किसका दरकार है, आप पीएडी का दरकार है कि डीएससी का दरकार, डीएससी का दरकार, तो उसको रोक के रखो और इसको भी उसमें चेंज कर दो क्योंकि दे आर इक्वल, ठीक है। तो यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में डीएससी प्लस एंगल डीएससी और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एसी, ठीक है। और डीएससी प्लस डीएससी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल डीएससी और वहां हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एसी। दोनों साइड से 2 2 स्वाहा, आपको मिला एंगल डीएससी इज इक्वल्स टू एंगल एसी। अच्छा, एसीबी को चाहो इसके मिलाने के लिए थोड़ा बदल के लिख दो, एंगल डीएससी इज इक्वल्स टू एंगल, मेरे ख्याल में बीसी, बीसी है एसीबी एक ही। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। तो इसके साथ में आपको जो पहला पार्ट है प्रूफ का वो तो हो गया, डन 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 डन। तो दूसरे पार्ट में क्या मांग रहा है सोचो कि एबीसीडी इज क्या, पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम करने का तो बहुत सारा तरीका है हमारे पास, लेकिन गिवन सिचुएशन में कौन सा तरीका आपको लग रहा है कि सबसे सही रहेगा? हाँ, देखो एक पेयर ऑलरेडी दिया हुआ कि पैरेलल है, अगर दूसरे पेयर को भी पैरेलल कर दें तो बात बन जाएगा। फिर आप सोचो कि अभी अभी जस्ट आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। सोचो डीएसी और बीसीए को अगर आप देखोगे तो यही दोनों एंगल तो है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल का जो प्लेसमेंट है, इन लोग दोनों का जो पोजीशन है वो आपके हिसाब से कैसा है? इस लाइन और इसको ट्रांसवर्सल मानते हुए ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये लोग इक्वल तो ये दोनों पिंक वाले लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। और ये दोनों पिंक लाइन अगर हो जाता है पैरेलल तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस इट हैज टू बी अ पैरेलल। ठीक है, चलो लिखो। लिखने में पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. With AB is equals to AC. ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. आगे लिखो AD bisects exterior angle PAC. AD bisects exterior angle PAC. Exterior angle PAC and CD parallel AB and CD parallel AB. CD parallel AB. आगे लिखो टू प्रूफ, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ो, घर पे कंप्लीट कर लेना। फिर लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखो एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। रीजन देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल PAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB। इसके साइड में आप कह सकते हो गिवन, दिया हुआ हम ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल DAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ACB। यहां पर भी आप लिख सकते हो गिवन, दिया हुआ हमको कि AD इज बाइसेक्टर, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल ADC, या सॉरी गलत बोल रहा हूं, दिस एम्प्लाइज ट्वाइस एंगल DAC इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ACB। ट्वाइस एंगल DAC इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ACB, ठीक है। 2 काट दो। दिस एम्प्लाइज एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। दिस एम्प्लाइज एक लाइन और बढ़ा दो, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। कहां तक हो गया? DAC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट के लिए लिखो we have angle DAC is equals to angle BCA. Angle DAC is equals to angle BCA, ठीक है। रीजन दे दो यहाँ पर प्रूव्ड, अभी अभी प्रूव नीचे लिखो बट दे आर alternate angles, but they are alternate angles, hence BC parallel AD, hence BC parallel AD। again AB parallel CD, इसके लिए लिख देना गिवन। नीचे लिखो therefore ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, एक और देखो, इस पे तो आप 5 या 6 स्टार लगा ही लो पक्का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, करना ये है हमको कि ओवरऑल आई नीड टू प्रूव कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल 4 छोटा छोटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में टूट रहा है। ठीक है ना, 4 ट्राइंगल तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4। आई नीड टू प्रूव कि ये चारों एक दूसरे के साथ में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का बहुत सारा अप्रोच हो सकता है। सबसे जो सटीक अप्रोच है उस अप्रोच को थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। मान लीजिए कि ये वाला ट्राइंगल है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि एफ एज वेल एज ई एज वेल एज डी, ये सारा का सारा कैसा पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। अभी सुनना ध्यान से, डी और ई ये दोनों यदि सच्ची में मिड पॉइंट है तो मुझे लगता है कि डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी एंड डी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सारा बात समझो, देखना ध्यान से, डी ई विल बी पैरेलल विथ बी सी एंड डी ई विल बी इक्वल विथ हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, अभी हाफ ऑफ बी सी को भी वी आर सो लकी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं बी एफ से। सोचो हाँ या ना, अगर हाँ कहते हो तो हाँ कहो थोड़ा जोर से, ना कहते हो तो ना कहो थोड़ा जोर से, बोलो बी एफ। कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्यों, एफ इज द मिड पॉइंट, बी एफ से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, डी पैरेलल टू यदि बी सी है तो इसको भी कॉमन सेंस से सोचना थोड़ा कि डी ई पैरेलल टू यदि बी सी है तो डी ई और बी एफ पैरेलल होगा एक दूसरे से कि नहीं होगा। अगर पूरा बड़ा बड़ा लाइंस पैरेलल है तो उसका टुकड़ा जो है वो भी पैरेलल तो होगा ही, है बात समझो। तो अगले स्टेप में एक छोटा सा बात कि ओके आई विल क्लेम कि डी ई इज पैरेलल विद बी एफ एंड डी ई इज इक्वल विथ, ठीक है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल, देखना ध्यान से, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल दोनों हो जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या क्लेम कर सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, क्या समझा दिया था मैंने कि मतलब ये लोग हैं, और फिर मैंने ऐसा कहा आपसे, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में नाउ वी कैन सी कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड डीई और पीएफ दे हैव बिकम इक्वल आल्सो एंड दे हैव बिकम पैरेलल आल्सो। तो उसके चक्कर में ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम का खुद का एक बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी था जो आज तक कभी हमारे काम ही नहीं आया। हाँ, सबसे पहला वाला आज ही उसका यूज है, ठीक है, कि इन एनी पैरेललोग्राम the diagonal of the parallelogram is supposed to divide the parallelogram into two congruent triangles. So I can say कि okay, this triangle and this triangle they are congruent to each other. By same drama I can say कि this triangle and this triangle will be congruent to each other, क्योंकि आप देखिएगा तो ये वाला भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम हो चुका हो, आया बात समझ। फिर ये डायगोनल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और इसी सेम आर्ग्यूमेंट के सेट से हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला भी जो है ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और फिर से ये वाला एज अ डायगोनल बिहेव करेगा तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। एंड हेंस वी कैन से कि ओके देयर आर 4 ट्रायंगल्स, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है, एंड देयरफॉर द होल ट्रायंगल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का, ठीक है, लिखूं, मतलब हम लिखेंगे तो एक के लिए ही, बाकी सारा सिमिलरली ही बोले, ठीक है, लिखो। Given ABCD is a triangle, ABCD is a triangle, D, E, F are its midpoints. Oh, sorry, क्या बोल रहा हूँ, ABC, हाँ ABC, ABC is a triangle, D, E, F are its midpoints, D, E, F are its midpoints, ठीक है। आगे लिखो, to prove ABC is divided, ABC is divided into 4 congruent triangles. ABC is divided into 4 congruent triangles. Into 4 congruent triangles. नीचे लिखो proof. Proof में लिखो clearly by midpoint theorem, DE parallel BC
and DE equal half BC, and DE is equals to half of BC. This implies DE parallel BC, DE parallel BC, and DE equals to BF, and DE is equals to BF. इसके नीचे लिखो, this implies DE parallel BF, DE parallel BF, and DE is equals to BF. नीचे लिखो therefore BFED is a parallelogram. BFED is a parallelogram. ठीक है, नीचे लिखो again diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. Therefore अब एक चीज ना थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से देखो, इसको भी थोड़ा याद रखना है, ट्राई कर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ग्रुएंसी आप सही तरीके से बताओ. उसमें कुछ अगर उल्टा पुल्टा हुआ आंसर आपका टेक्निकली गलत हो जाएगा. तो मुझे ये तो पता है कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, लेकिन नेमिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सोचो. तो मेरे को ऐसा लगता है कि बी का दोस्त जो है ना वो ई होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगर ये सच्ची में पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर में आई नो कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आया बात समझो? तो उसके हिसाब से एंगल बी का दोस्ती किसके साथ होने जा रहा है? ई के साथ, पक्का. ठीक है. फिर आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं. लेकिन आई डू नो वन थिंग कि ओके, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड डीएफ इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में तो पक्का इक्वल हो रहा हो. ठीक है. तो अगर नीचे वाले ट्राइंगल का आप यहाँ पे एफ लेते हो तो उसका पार्टनर वहां पे किसको बनाना है? आपको डी. अब थर्ड लेटर के लिए खुद ही हम समझदार हैं कि यहाँ डी ले लेंगे और वहां क्या ले लेंगे, बताओ? एफ. तो इस फॉर्मेट में आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखना है, ऐसे सोच के, ऐसे रैंडमली कुछ भी मत लिखते. ठीक है. सो लिखो ट्राइंगल BFD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EDF. ट्राइंगल BFD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EDF. ठीक है. आगे लिखो सिमिलरली देखो तो इस इधर वाले में और इधर वाले में किसको कॉन्ग्रुएंट कैसे बोलना चाहिए हम लोग. अगर इसका मान लो कि C लेता हूं नीचे वाले का, तो ऊपर वाले का क्या लेना चाहिए? D. नीचे वाले का यदि F लेते हैं तो ऊपर वाले का E, और नीचे वाले का यदि E लेते हैं तो ऊपर वाले का ऑटोमेटिकली F. तो सिमिलरली ट्राइंगल CFE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. ठीक है. लास्ट ट्राई करें, ये वाला और ये वाला क्या होगा सोचो. F और A तो है ही इक्वल, तो व्हाइट वाले में आप A ले लो और येलो वाले में आप F ले सकते. फिर बताओ, व्हाइट वाले का यदि E लेते हो तो येलो वाले का E का दोस्त यहाँ पे ये हो. ठीक है ना. तो क्या हो जाना चाहिए बताओ? D. और व्हाइट वाले में यदि D लेते हो तो येलो वाले का E. इस फॉर्मेट में दे शुड बी. ठीक है. लिखो एक और बार, सिमिलरली ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FD. ठीक है. हेंस ट्राइंगल ABC is divided into four congruent triangles. Hence triangle ABC is divided into four congruent triangles. चलेगा. लास्ट देखिए, आओ देखते हैं एक बार. इजी है, सुन लेना अच्छे से, समझ में भी आ ही जाएगा. ये बोल रहा है कि अपने आप में पहले तीन पैरेलल लाइन L, M और N. आई समझ में आ रहा है. फिर यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है, एक ये वाला और एक ये वाला. अब ये बोल रहे हैं कि पहला ट्रांसवर्सल का जो टुकड़ा हुआ है ना इन तीन लाइन के बीच में, वो दोनों टुकड़ा आपस में इक्वल, और इस टुकड़े को कभी कभार हम इंटरसेप्ट बोल देते हैं. ठीक है.
तो P वाले लाइन का जो इंटरसेप्ट बना है इस सिचुएशन में दे आर AB एंड दे आर BC एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट मतलब दे आर ट्राइंग टू से कि AB का लेंथ और BC का लेंथ क्या होगा, इक्वल, ऐसा वो लोग पहले से बता रहे हैं आपको। और वो कह रहे हैं कि आप साबित करो कि Q वाले ट्रांसवर्सल का भी जो दो इंटरसेप्ट हुआ होगा DE और EF दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, ऐसा मेरे को प्रूव करना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रूफ बहुत ईजी है, देखो पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि लेट EF इज जॉइंट एंड इट कट्स BE एंड G, ऐसा हम मान लें। उसके अंदर प्रूफ सुनना पहले थोड़ा ध्यान से, फिर लिख लेना। हम ऐसा बोलेंगे कि देखो एक ट्राइंगल है ACF जो कि यस ट्राइंगल है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल है तो B टेक्निकली कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, फिर इस मिड पॉइंट से एक ये लाइन निकल रहा है जो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल के इस वाले साइड से क्या है, पैरेलल। तो ये आगे जाके इसको जहां कहीं पर भी काट रहा होगा वो टेक्निकली उस साइड का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। तो उससे हम बोलेंगे कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। फिर हम बोलेंगे कि वापस आ जाओ, ट्राइंगल बदल लो, अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल। अभी पता चला कि G इसका क्या है, मिड पॉइंट। और ये जो हिस्सा है ये भी सिंस ओवरऑल M लाइन का पार्ट है तो ये हिस्सा इस पार्ट के साथ में क्या होना चाहिए, पैरेलल। और G ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि G कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो ये चीज आगे जाके इस वाले साइड को जहां कहीं पर भी काट रहा होगा वो साइड का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। फ्रॉम देयर आई कैन से कि ओके E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF एंड हेंस DE इज इक्वल्स टू EF, हेंस प्रूव्ड। चलेगा, देखो गिवन को ना मैं छोड़ देता हूँ, हाँ आप लोग इसी से कॉपी कर देते, आप सीधा प्रूफ लिखो। ये प्रूफ नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखो पहले, कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ भी खुद ही लिखे। कंस्ट्रक्शन में लिखो join AF and it cuts BE at G, join AF and it cuts BE at G। ठीक है, अब लिखूं नाउ इन ट्राइंगल ACF, B is the midpoint, B, Bombay is the midpoint of AC and B is the midpoint of AC and BG parallel CF, नीचे लिखो therefore by कौन सा थ्योरम होगा, कन्वर्स के मिड पॉइंट, कन्वर्स लिखो therefore by कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem G is the midpoint of AF, by converse of midpoint theorem G is the midpoint of AF। चलेगा, डन। नीचे लिखो अगेन इन ट्राइंगल AFD, G is the midpoint of AF, and GE parallel to AD, ठीक है, GE parallel to AD। नीचे लिखो therefore by converse of, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, GE parallel to AD, therefore by converse of midpoint theorem हम कहेंगे इस बार कि E is the midpoint of FD, या DF जो भी बोलो। नीचे लिखो therefore DE is equals to EF, ठीक है, hence proved। अब इसके साथ आप लोग का ये पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त।